आज मैं क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश का लेसन 2 द डायमंड नेकलेस हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेसन को पढ़ने और एक्सप्लेन करने का उद्देश्य उससे कुछ सीखना होता है। इससे हमें जीवन में उतारने के लिए कुछ न कुछ सीख तो मिलती ही है, साथ ही साथ हमें नए वर्ड्स और नए सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीखने को मिलते हैं, जिससे हम अपनी राइटिंग स्किल को और अधिक इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अतः लेसन को बार बार पढ़ना, न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स निकालना, न्यू सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पर ध्यान देना और उनको अपनी राइटिंग स्किल का हिस्सा बनाना जरूरी है। मैंने इस लेसन में कुछ सेंटेंसेस को हाईलाइट किया है, जिनके प्रयोग करने के बारे में मैं वीडियो के अंत में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर्स याद करने या फिर अपने शब्दों में लिखने में मदद अवश्य मिलेगी। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। द डायमंड नेकलेस जी.डी. मॉपएसेंट के द्वारा लिखा गया है, जिनका जीवन काल 1850 to 1893 रहा है। जी.डी. मॉपएसेंट फ्रांस के 19वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। चलिए अब हम इनके द्वारा लिखा गया द डायमंड नेकलेस को पढ़ने और एक्सप्लेन करने से पहले हम नीले बॉक्स को समझेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। दिस स्टोरी इज अबाउट द आयरनी ऑफ द फेट इन द लाइफ ऑफ ए वुमेन who, in order to show her off as a lady, borrows a diamond necklace and in the end, after long tribulations, find that it was artificial. यह कहानी एक महिला के जीवन के दुर्भाग्य के बारे में है, जो दिखावा करने के लिए एक डायमंड नेकलेस, हीरे का हार उधार लेती है और अंत में कई सारी परेशानियों के बाद उसे पता चलता है कि यह एक आर्टिफिशियल या नकली हार था। रीड द स्टोरी टू फाइंड हाउ इट हैपेंड। यह सब कैसे हुआ, यह जानने के लिए कहानी पढ़ें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। She was one of those pretty and charming young girls who sometimes are born as if by a slip of fate into a family of clerks. वह उन सुंदर और आकर्षक युवा लड़कियों में से एक थी जो कभी कभी दुर्भाग्यवश क्लर्कों के परिवार में पैदा हो जाती हैं। She had no dowry, no expectations, no way of being known, understood, loved and bedded by any rich and distinguished man. उसके पास कोई दहेज नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी, लोगों के बीच उसकी जान पहचान होने का कोई तरीका नहीं था और ना ही किसी अमीर और प्रतिष्ठित आदमी से शादी करने, समझने, प्यार करने का कोई तरीका नहीं था। So she let herself be married to a little clerk of the Ministry of Public Instruction. इसलिए उसने सार्वजनिक निर्देश मंत्रालय के एक छोटे क्लर्क से अपनी शादी हो जाने दी। She dressed plainly because she could not dress well. वह सादे कपड़े पहनती थी क्योंकि वह अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती थी। But she was as unhappy as if she had really fallen from a higher station. लेकिन वह दुखी थी जैसे कि उसका पतन हो गया हो, अर्थात जैसे कि उसका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ हो और शादी एक गरीब परिवार में हो गई। Since with women there is neither caste nor rank, for beauty, grace and charm take the place of birth and breeding. चूंकि महिलाओं के साथ ना तो जाति होती है और ना ही पद, सुंदरता के लिए अनुग्रह और आकर्षण परिवार और जन्म की जगह लेते हैं। नेचुरल इंजेन्युइटी, इंस्टिंक्ट फॉर व्हाट इज एलिगेंट, ए सपल माइंड आर देयर सोल हियरार्ची। प्राकृतिक सरलता जो सुंदर है उसके लिए वृत्ति, एक कोमल मन उनकी एकमात्र पदानुक्रम है। एंड ऑफन मेक ऑफ वुमेन ऑफ द पीपल द इक्वल्स ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट लेडीज। और लोगों की महिलाओं के प्रति यही समझ उन्हें बहुत बड़ी महिलाओं के बराबर बनाती है। मैथिल्ड सफर्ड सीजलेसली, feeling herself born to enjoy all delicacies and all luxuries. मैथिल्ड ने सभी प्रकार के आनंदों और सभी विलासिता का आनंद लेने के लिए खुद को जन्मा हुआ महसूस किया। She was distressed at the poverty of her dwelling, at the bareness of the walls,
at the shabby chairs, the ugliness of the curtains. वह अपने आवास की गरीबी, दीवारों की बर्बरता, जर्जर कुर्सियों पर पर्दे की बदसूरती से व्यथित या दुखी थी. All those things of which another woman of rank would never even have been conscious टॉर्चर्ड हर एंड मेड हर एंग्री. वे सभी चीजें जिनके बारे में उसकी रैंक की कोई अन्य महिला कभी भी सचेत नहीं होती थी, उसे प्रताड़ित करती थीं और उसे गुस्सा दिलाती थीं. द साइट ऑफ द लिटिल ब्रिटॉन पीजेंट हु डिड हर हम्बल हाउस वर्क अराउज्ड इन हर डिस्पेयरिंग रिग्रेट्स एंड बिविल्डरिंग ड्रीम्स. वह छोटा सा ब्रिटेन का किसान जो उसके घर का छोटे से छोटा काम करता था, उसका दृश्य उसकी निराशा और उसके पछतावे के सपने में आने लगा था. सी थॉट ऑफ साइलेंट एंटी चेम्बर्स हंग विथ ओरिएंटल टेप्स्ट्री. उसने एक शांत उपकक्ष के बारे में सोचा जिसमें प्राचीन दीवार चित्र टंगे हों, इल्यूमिनेटेड बाय ऑल ब्रॉन्ज कैंडिलेब्रा, और जो लंबे कांस्य कैंडिलेब्रा से जगमग हों. एंड ऑफ टू ग्रेट फुटमैन इन नी ब्रीचेस हु स्लीप इन द बिग आर्म चेयर्स. और उसने घुड़सवारी की पोशाक में दो बड़े नौकरों के बारे में सोचा जो घुटनों के बल हैं और जो बड़ी आराम कुर्सियों पर सोते हैं. मेड ड्राउजी बाय द ऑपरेसिव हीट ऑफ द स्टोव. जो स्टोव की उमस भरी गर्मी से सुस्त हो गए थे. सी थॉट ऑफ लॉन्ग रिसेप्शन हॉल्स हंग विथ एंशिएंट सिल्क. उसने लंबे स्वागत कक्षों के बारे में सोचा जिसमें प्राचीन सिल्क लटकाए गए हों. ऑफ द डेंटी कैबिनेट्स कंटेनिंग प्राइसलेस क्यूरियोसिटीज. उसने ललित और बहुत ही सुंदर अलमारियों के बारे में सोचा जिनमें अनमोल अपूर्व वस्तुएं भरी पड़ी हों. एंड ऑफ लिटिल कॉकेटिस परफ्यूम्ड रिसेप्शन रूम्स मेड फॉर चैटिंग एट 5 o'clock विथ इंटीमेट फ्रेंड्स. और उसने छोटे मोहित कर देने वाले सुगंधित स्वागत कक्षों के बारे में सोचा जो अंतरंग दोस्तों के साथ 5 बजे बात करने के लिए बने हों. विथ मैन फेमस एंड सॉट आफ्टर whom all women envy and whose attention they all desire. साथ ही वह उन स्वागत कक्षों में प्रसिद्ध और लोकप्रिय लोगों से बात करे जिनसे सारी महिलाएं ईर्ष्या करती हैं और जिनका ध्यान वे सभी चाहती हैं. When she sat down to dinner before the round table covered with a tablecloth in use 3 days, जब वह 3 दिनों तक उपयोग किए जाने वाले टेबल क्लॉथ से ढकी हुई टेबल के सामने रात्रि भोजन करने के लिए बैठती है. अपोजिट हर हस्बैंड अपने पति के सामने हु अनकवर्ड द सूप टरीन एंड डिक्लेयर्ड विथ ए डिलाइटेड एयर. जो सूप के बर्तन को खोलता है और प्रसन्नचित होकर यह घोषणा करता है कि आह द गुड सूप, आई डोंट नो एनीथिंग बेटर देन दैट. आह अच्छा सूप, मुझे इससे बेहतर के बारे में कुछ भी पता नहीं है. सी थॉट ऑफ डेंटी डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वरवेयर. वह स्वादिष्ट रात्रि भोजन के बारे में सोचती है. वह चमकते हुए चांदी के बर्तनों के बारे में सोचती है. ऑफ टेप्स्ट्री दैट पीपल्ड द वॉल्स विथ एंशिएंट पर्सनेजेस एंड विथ स्ट्रेंज बर्ड्स फ्लाइंग इन द मिडस्ट ऑफ ए फेरी फॉरेस्ट. वह दीवार चित्र के बारे में सोचती है जो प्राचीन हस्तियों से भरी पड़ी है और एक परियों वाले जंगल के बारे में सोचती है जिसके बीच में अजीब पक्षी उड़ रहे हों. एंड सी थॉट ऑफ डिलीशियस डिशेस सर्व्ड ऑन मार्वेलस प्लेट्स. और वह स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में सोचती है जो शानदार प्लेट्स में परोसे गए हों. एंड ऑफ द विस्पर्ड गैलेंड्रीज टू विच यू लिसन विथ ए स्फिंक्स लाइक स्माइल. और वह फुसफुसाती हुई नारी भक्ति से स्वर के बारे में सोचती है जिन्हें आप एक स्फिंक्स जैसी मुस्कान के साथ सुनते हैं. सी हैड नो गाउन्स नो ज्वेल्स नथिंग. उसके पास ना गाउन था ना गहने थे, कुछ भी नहीं था. एंड सी लव्ड नथिंग बट दैट. और वह केवल उन चीजों के अलावा किसी और चीज से प्यार नहीं करती थी. सी फेल्ट मेड फॉर दैट. वह उन चीजों के लिए पागल थी. She would have liked so much to please, to be envied, to be charming, to be sought after. उसे यह बात बहुत अधिक पसंद थी
कि वह आनंद मनाए और उससे ईर्ष्या की जाए, वह बहुत मोहक और आकर्षक दिखे और लोग उसे पाने की चाहत रखें। She had a friend, a former schoolmate at the convent who was rich. उसकी एक सहेली थी जो कॉन्वेंट की एक पूर्व स्कूली छात्रा थी जो अमीर थी। And whom she did not like to go to see anymore because she felt so sad when she came home. और वह उससे मिलना पसंद नहीं करती थी क्योंकि घर आने के बाद उसे बहुत दुख होता था। But one evening her husband came home with a triumphant air and holding a large envelope in his hand. परंतु एक शाम उसका पति बहुत ही खुश मूड में घर आया और उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। There, said he, there is something for you. उसने कहा कि तुम्हारे लिए कुछ है। She tore the paper quickly and drew out a printed card which bore these words. उसने उस पेपर को जल्दी से फाड़ा और उसमें से एक छपा हुआ कार्ड निकाला जिसमें ये शब्द लिखे हुए थे। The Minister of Public Instruction and Madam Georges Ramponi request the honor of M and Madam Loisel's company at the Palace of the Ministry on Monday evening, जनवरी 18। पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मंत्री और मैडम जॉर्जेस रैम्पोनी 18 जनवरी सोमवार की शाम को एम और मैडम लाइजेल की सम्मानित उपस्थिति के लिए अनुरोध करते हैं। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, प्रसन्न होने के बजाय जैसा कि उसके पति को उम्मीद थी, शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल क्रॉसली मर्डरिंग What do you wish me to do with that? उसने चिढ़कर आमंत्रण को मेज पर फेंक दिया, यह बड़बड़ाते हुए कि तुम क्या चाहते हो, मैं इसके साथ क्या करूं? Why, my dear, I thought you would be glad. क्यों प्रिय, मैंने सोचा था कि तुम खुश हो जाओगी। You never go out and this is such a fine opportunity. तुम कभी बाहर नहीं जाती हो और यह एक अच्छा सुअवसर है। I had great trouble to get it. मुझे इसे प्राप्त करने के लिए बहुत परेशानी हुई थी। Everyone wants to go. It is very select. हर कोई जाना चाहता है, यह बहुत चुनिंदा है। And they are not giving many invitations to clerks. और वे क्लर्क्स लोगों के लिए ज्यादा आमंत्रण नहीं देने वाले हैं। The whole official world will be there. और सारा अधिकारी वर्ग वहां पर उपस्थित होगा। She looked at him with an irritated glance and said impatiently. उसने चिढ़कर उसकी ओर देखा और अधीरता से कहा, And what do you wish me to put on my back? और तुम क्या चाहते हो, मैं क्या पहनूंगी? He had not thought of that. उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। He stammered, Why, the gown you go to the theatre in, it looks very well to me. उसने हकलाते हुए कहा, क्यों? जिस गाउन में तुम थिएटर में जाती हो वह मुझे बहुत अच्छी लगती है। He stopped distracted seeing that his wife was weeping. वह रुक गया, विचलित हो गया यह देखकर कि उसकी पत्नी रो रही थी। Two great tears ran slowly from the corners of her eyes towards the corners of her mouth. उसकी आंखों के कोनों से दो बड़े बड़े आंसू बहते हुए उसके मुंह तक आ गए। What's the matter? What's the matter? He asked. उसने पूछा, क्या बात है, क्या बात है? By a violent effort she conquered her grief and replied in a calm voice. उसने एक भरसक प्रयास से अपने दुख पर विजय प्राप्त की और शांत स्वर में उत्तर दिया। While she wiped away her tears, जब उसने अपने आंसू पोंछ लिए, Nothing, कुछ भी नहीं। Only I have no gown and therefore I can't go to this ball. केवल मेरे पास गाउन नहीं है और इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। Give your card to some colleague whose wife is better equipped than I am. तुम अपना निमंत्रण कार्ड किसी अपने साथी को दे दो जिसकी पत्नी मुझसे अधिक सजी धजी हुई हो। He was in despair. वह निराशा में था। He resumed. Come, let us see, Mathilde. उसने आगे कहा, आओ देखो मैथिल्ड, हाउ मच वुड इट कॉस्ट ए सुटेबल गाउन विच यू वुड यूज ऑन अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल। कितना खर्च आएगा एक उपयुक्त गाउन जिसे आप अन्य अवसरों पर उपयोग कर सकती हैं, कुछ बहुत ही सरल।
वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए इस लेसन को 3 भाग में बांटा है। अब शेष भाग अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं शॉर्ट में उन सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिन्हें मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उम्मीद करता हूं आपकी राइटिंग स्किल जरूर इंप्रूव होगी। फर्स्ट सेंटेंस शुरू का ही सेंटेंस है। पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी एंड चार्मिंग यंग गर्ल्स हु समटाइम्स आर बॉर्न। वन ऑफ दोज अर्थात उनमें से एक, मतलब प्रीटी एंड चार्मिंग यंग गर्ल्स तो कई हैं या और भी हैं, किंतु उनमें से एक वह भी है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर सभी प्रीटी एंड चार्मिंग यंग गर्ल्स की बात हो रही है जिनमें एक वह भी है, इसलिए प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। किंतु जब किसी एक ही प्रकार के लोगों में से एक ही की बात होती है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी एंड चार्मिंग यंग गर्ल्स, इस सेंटेंस में सी के साथ वॉज का प्रयोग किया गया है। इस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग करके आप अपनी राइटिंग में प्रयोग करके एक अच्छा लेवल दे सकते हैं। सेकंड सेंटेंस, शी हैड नो डाउरी से लेकर डिस्टिंग्विश्ड मैन तक कई चीजों को एक ही सेंटेंस में कॉमा का प्रयोग कर रखा गया है। थर्ड सेंटेंस, सी ड्रेस्ड से लेकर ड्रेस वेल में बिकॉज का प्रयोग करके 2 सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। आगे भी बट, एज इफ, सिंस, नाइदर नॉर, एंड आदि कंजंक्शंस का प्रयोग करके सेंटेंस को बड़ा बना दिया गया है। पेज नंबर 6 पर फर्स्ट सेंटेंस सी हैड ए फ्रेंड से लेकर सी केम होम तक में फ्रेंड के बाद कॉमा देकर उस फ्रेंड का परिचय दिया गया है। साथ ही आगे हु और हुम का प्रयोग करके भी उसका परिचय दिया गया है और बिकॉज का प्रयोग करके कारण स्पष्ट किया गया है। सेकंड सेंटेंस, सी टोर द पेपर से लेकर दीज वर्ड्स तक हाईलाइट है। इसमें एंड से 2 सेंटेंसेस को जोड़ा गया है और विच का प्रयोग करके बताया गया है कि उस कार्ड में क्या लिखा था। थर्ड सेंटेंस, इंस्टेड ऑफ बीइंग से लेकर टू डू विथ दैट तक हाईलाइट किया गया है, जिसमें कॉमा का प्रयोग करके छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़कर एक बड़ा सेंटेंस बनाया गया है, जिसमें क्रॉसली एडवर्ब और मटरिंग पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। फोर्थ सेंटेंस, ही स्टॉप्ड से लेकर वीपिंग तक हाईलाइट किया गया है। इसमें ही अर्थात उसने 2 काम एक साथ किए, स्टॉप्ड और डिस्ट्रैक्टेड, जिनको कॉमा से सेपरेट किया गया है। सीइंग पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है देखकर। फिफ्थ सेंटेंस, बाय ए वायलेंट से लेकर काम वाइज तक में सी अर्थात उसने 2 काम कॉन्क्वर्ड और रिप्लाइड किए जिन्हें एंड का प्रयोग करके जोड़ा गया है। उम्मीद करता हूं इन सेंटेंसेस की मदद लेकर आप और भी इसी प्रकार के नए सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे और अपनी राइटिंग स्किल को और अधिक इम्प्रूव अवश्य करेंगे। ऐसे और भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको समझकर उनका प्रयोग आप अपनी राइटिंग में कर सकते हैं, उन पर आधारित सेंटेंसेस बना सकते हैं, किंतु उन सभी सेंटेंसेस को इस वीडियो में शामिल करना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर बंद करता हूं और जल्दी ही अगले वीडियो में हम सेकंड पार्ट के साथ जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।